हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑटोक्रैट। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना। अगर आपने ध्यान दिया, समझने की कोशिश की, पूरा टाइम आप मेरे साथ रहे तो ये चैप्टर ईजी भी है, वेटेज भी अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, उसी के आगे का ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। और इसके ही आगे 10th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर भी दिया है आपको, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो ये वर्ड आ रहा है हमें बार बार दो वर्ड आ रहे हैं, वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि सर लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है। देखिए चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म बोलो या लिविंग बीइंग बोलो, कोई भी लिविंग बीइंग, डजंट मैटर वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, कोई भी लिविंग बीइंग के बॉडी में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कितना इजी, कोई भी लिविंग बीइंग के बॉडी में जो प्रोसेस चल रहे हैं उसी को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो प्रोसेस कौन से प्रोसेस, जो प्रोसेस एसेंशियल है, जो प्रोसेस जरूरी है उस लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए। मतलब ऐसे प्रोसेस बॉडी में जो चल रहे हैं जिसकी वजह से वो लिविंग बीइंग जिंदा है, उन प्रोसेस को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। तो चैप्टर का नाम समझ में आया, लाइफ प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं। तो आपके मन में ख्याल आएगा मेरे स्टूडेंट्स कि सर ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेसेस है। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और उससे हमें एनर्जी लेना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो गया, मतलब जो हमने खाना खाया उससे एनर्जी बनाना। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमने खाना खाया एनर्जी बनाए, न्यूट्रिएंट्स बोलो, मिनरल्स बोलो, इन सबको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन बोलो लाइफ प्रोसेस है। सर्कुलेशन बोलो लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है ना। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमें पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में सारे लाइफ प्रोसेस पढ़ना है कि नहीं, कुछ लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। उसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, तो वो क्या है वो देखते हैं हम। वो लाइफ प्रोसेस जो हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ये वर्ड स्टूडेंट्स आपने तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम थोड़ा उसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहना स्टूडेंट्स, पूरा टाइम मेरे पास ध्यान देना और ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो चलिए बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या है। तो बहुत से स्टूडेंट्स से जब मैं पूछूंगा रेस्पिरेशन क्या है तो जो से आवाज आएंगी, सर रेस्पिरेशन मतलब इनहेल और एक्सहेल। मैं पूछूंगा क्या इनहेल एक्सहेल करते हैं, बोले सर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो लेकिन ये अभी तक आपने जो पढ़ा अभी तक के लिए ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हमें इससे थोड़ा और आगे पढ़ना है। तो मैं रेस्पिरेशन अगर आपको समझाने जाऊं तो रेस्पिरेशन 2 लेवल्स पे होता है। कितने लेवल्स पे स्टूडेंट? 2 लेवल्स पे। दोनों लेवल्स में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दो। पहला लेवल है बॉडी लेवल, मतलब बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, और दूसरा लेवल है वो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब सेल्स के लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है। हाँ, अभी तक तो तुमको लगा था कि हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, बात खत्म। इतना इजी नहीं होता बेटा, बढ़ते हैं आगे। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या? बहुत इजी, इनहेल करना, एक्सहेल करना। एयर इनहेल करना मतलब ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इनहेल और एक्सहेल, हम ऑक्सीजन इनहेल किए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किए। मतलब के बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग। इनहेल और एक्सहेल को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। जो हम इनहेल कर रहे ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम सिंपली बोलते हैं ब्रीदिंग। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया? ब्रीदिंग। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या हो गया? ब्रीदिंग। इनहेल करना, लंग्स तक लाना ऑक्सीजन को और फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस बाहर भेज देना। तो मतलब बॉडी और एनवायरनमेंट का जो ये चल रहा है उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। लेकिन सिर्फ इतना ही होता है कि स्टूडेंट, कभी आपने सोचा नहीं क्या कि हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डाल रहे हैं तो वो जा कहाँ रहा है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? ऐसा तो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर एक टैंक भरा है सिंटेक्स की जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है, ऐसा तो नहीं है। कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, कहीं पाइपलाइन का कनेक्शन है क्या कार्बन डाइऑक्साइड का?
नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एक्सेल कर रहे हैं हमारी बॉडी में आ कहाँ से रहा है, और जो हम बॉडी में ऑक्सीजन डाल रहे हैं इतना, वो जा कहाँ रहा है। तो ये भी तो कभी सोचा होगा आपने, आपके मन में ऐसे ख्याल भी तो आए होंगे। तो चलिए वही पढ़ना है हमको सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमने एयर लिया, लंग्स में ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन जाता है ब्लड में। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, तो ब्लड को कैरी तो करना है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन वगैरह कैरी तो करना है, ट्रांसपोर्ट तो करना है। तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे जब ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं होता, तो कैरी कैसे करेगा? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन अपने साथ लेके चलता है। मैंने 9th स्टैंडर्ड में आपको बताया। तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, और वहाँ पे होता है, पूरी बॉडी में गया ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स कैसे बने? टिश्यूज से बने। टिश्यूज कैसे बने? सेल से बने। बोलने का मतलब ये है, जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं वो लंग से जा रहा है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू बॉडी में सेल्स में। एक बार सेल में चला गया तो वहां पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलो। एक होता है एनएरोबिक। म्हणजे काय सर, मतलब क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। सर ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन की बात हुई तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो होगा ही। हाँ, मैं अगर रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का आपको अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊँ, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिखने जाऊँ तो कुछ ऐसा होता है। पहले तो हम लेते हैं ग्लूकोज, खाने में लिया हमने कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जब भी कुछ खाना खाया उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिला यानी ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज लिख देता हूं मैं C6H12O6। ये ग्लूकोज गया हमारे अंदर, ये गया सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस मिलता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 9th में पढ़े, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, पढ़ाऊंगा अभी। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये अगर ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है तो वो है एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है यानी बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। हाँ, बिना ऑक्सीजन के भी होता है सर, कैसे? हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी के लिए आप क्या करोगे, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप कॉपी करोगे, फिर हम आज के लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसके आगे भी आप फ्लो चार्ट बना लेंगे। मैं साइड हटूंगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना, समझना और इतना कॉपी करो। चलो तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट करता हूं। हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है। बॉडी लेवल, बॉडी लेवल मतलब इनहेल एक्सहेल, बेसिकली ब्रीदिंग। और होता है सेकेंड लेवल, सेलुलर लेवल, जहां से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो सेलुलर लेवल भी दो टाइप से होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, मैं इसको इरेज करता हूं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें यानी ऑक्सीजन के साथ की बात करें, तो मैंने आपको वही बताया। हम क्या खाते हैं, हम खाना खाए, हमने फूड खाया, उसमें हमको मिलता कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ग्लूकोज मिला। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने ग्लूकोज खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना। कार्बोहाइड्रेट्स का बना, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में अच्छा है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, कार्बोहाइड्रेट मैंने सिंपल में लिखा, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो क्या बना, थोड़ा कम लिखते क्योंकि हमको जगह की जरूरत पड़ेगी, वो बना ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया, हमारे स्टमक में गया, उधर से जाएगा ब्लड में, और ब्लड से सारे सेल्स में, ब्लड से ऑर्गन में जा रहा है। ऑर्गन कैसे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू कैसे बना है? सेल से बना है। तो बेसिकली ये ग्लूकोज सारा जा रहा है सारे बॉडी के सारे सेल्स में। अब सेल में चला गया तो उसके बाद होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल में ग्लूकोज तो आ गया, ये लिखा मैंने ग्लूकोज। अब हमने क्या किया, हमने किया रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने ऑक्सीजन अंदर लिया लंग्स में, लंग से गया ब्लड में, ब्लड से गया सारे ऑर्गन्स में, मतलब सारे सेल्स में, ब्लड में, सारे सेल्स के अंदर चला गया ऑक्सीजन भी। तो मैं सेल बना देता हूँ आपके लिए, तो समझिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि समझने के लिए इजी है। ये बड़ा सा सेल,
ये क्या है स्टूडेंट? सेल है। हमारी बॉडी सेल से बनी है, हमारी नहीं, कोई भी एनिमल की कहो सेल से बनी है, कोई भी दूसरे अगर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी कहो सेल से बनी है। तो सेल्स हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों 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 सेल्स है। तो ये एक सेल बताया हूं मैंने। सेल के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस भी बनाता हूं मैं, लेकिन एनिमल सेल की बात करो तो एनिमल सेल का न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा रहता है। अगर मैं बड़ा बना दूंगा यहाँ पे न्यूक्लियस तो मुझे पढ़ाने के लिए डिफिकल्टी जाएंगी, लिखने के लिए डिफिकल्टी जाएंगी, इसलिए मैं न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि हम लिख सकें न्यूक्लियस। तो यहाँ न्यूक्लियस में साइड में छोटा सा बनाया खाली तुमको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब देखो हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज गया, ग्लूकोज आया सेल में, तो मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज आया सेल में, यहाँ ग्लूकोज ही लिखते हैं हम, ग्लूकोज क्या आया? ग्लूकोज आया सेल में। अब सेल में ऑक्सीजन भी तो आ गया। अच्छा एक और बात, ये सेल, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल के ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। याद होगा ना, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ग्लूकोज आया, अब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी आया, तो इस ग्लूकोज का होगा, ये मैं क्या सिखा रहा हूँ? एरोबिक रेस्पिरेशन सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो ग्लूकोज होगा ऑक्सीडाइज, ये हुआ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज। तो ये देखो ग्लूकोज प्लस O2 ये सारा देता है, लेकिन ये डायरेक्टली देता है क्या स्टूडेंट? नहीं। तो ये ग्लूकोज होगा ऑक्सीडाइज और हमें देगा पायरुविक एसिड। क्या देगा? पायरुविक एसिड हमें देगा पायरुविक एसिड। सर पायरुविक एसिड क्या है बताएंगे आगे। तो ये हमें मिला, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हुआ तो मिला पायरुविक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम दिया हो मैंने इस प्रोसेस का? नाम क्या दिया हो? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली बोलने का मतलब क्या है? ग्लाइको का मीनिंग क्या होता है? ग्लाइको का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज। ग्लाइको का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज। लाइसिस का अगर हम मीनिंग देखने जाए तो होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ग्लाइकोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कर रहा हूँ। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ये सब चीजें ला रहा हूँ। यही है सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं। तो हम सीख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की बात की है हमने, तो ये हो गया ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, मिला पायरुविक एसिड। तो ये सिर्फ पायरुविक एसिड मिलता क्या सर? नहीं, इसमें और चीजें भी मिलती है। पहले तो मैं लिख देता हूँ ये क्या हुआ, ये हुआ ग्लाइकोलिसिस। ये पहला स्टेप हुआ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से हुआ पायरुविक एसिड। सिर्फ यहाँ पे खत्म हो गया क्या सर ग्लाइकोलिसिस? नहीं, ये पायरुविक एसिड का फर्दर बनता है क्या? पायरुविक एसिड का फर्दर बनता है एसेटिल को एंजाइम ए, जिसको हम एसेटिल को ए भी कहते हैं। एसेटिल को ए बोलो या एसेटिल को एंजाइम ए बोलो, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पायरुविक एसिड से बनता है एसेटिल को ए। फिर क्या होता है? ये एसेटिल को ए जाता है, ये अभी सब कहाँ हो रहा है बेटा? ये सब हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो न्यूक्लियस के अंदर हो गया? नहीं। अब तुमको पता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर एक और चीज रहती है, वो है, अरे बहुत अजीब सा बना, अच्छा सा बना था, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये समझो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ ऐसा है, बड़ा बनाया क्योंकि उसकी चीज अंदर मुझे लिखना है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का स्ट्रक्चर इसलिए रख किया क्योंकि मुझे लिखना है। तो ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइजेशन, वो बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से बना एसिटिल कोए, और ये एसिटिल कोए का एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके बाद होती है इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जिसको मैंने ETC लिखा, जो आपकी बुक में दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और ये प्रोसेस हो गई पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका ये मतलब है कि मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा पढ़ा दिया? नहीं, एक ओवरव्यू दिया हूँ मैंने स्टूडेंट्स आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसको भी इन डिटेल अभी ही पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो कार्बोहाइड्रेट्स बना ग्लूकोज में, ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडाइजेशन, अच्छा ब्लैक पेन से लिखते हैं, ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडाइजेशन और वो बना पायरुविक एसिड। ऑक्सीडाइजेशन होके क्या बना? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बना। ये पायरुविक एसिड
का देखो ऑक्सीडाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। कौन सी प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस, वो लिख भी देते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस हुआ, इसलिए बना पायरुविक एसिड। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड बना, और यही पायरुविक एसिड बनता है एसिटिल को ए। एसिटिल को ए बोलो या एसिटिल को एंजाइम ए बोलो, बात एक ही है। और यही एसिटिल को ए का होता क्रेब्स रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और हमें मिलता है एनर्जी। तो ये एनर्जी की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है सर आपने, करेक्ट कर देता हूँ बेटा। तो ये प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन की। देखो ग्लूकोज जो यहाँ था उसका ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, एसिटिल को ए बना, क्रेब्स साइकिल बनी, सारी प्रोसेस हुई और हमें मिली एनर्जी। तो जो ये हमने रिएक्शन 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ना, जो मैंने ऊपर लिखा, ये इतने डायरेक्टली होती है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, यहां से यहां तक जाने में एनर्जी, देखो ग्लूकोज से एनर्जी आने में इतनी प्रोसेस हुई है। वो 3 मेन प्रोसेस कौन सी हुई है वो मैं लिख देता हूं। एक हुई ग्लाइकोलाइसिस जो ब्लू पेन से लिखा, सेकंड प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वो भी ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, आप आपकी बुक में देख सकते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सॉरी TAC, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TAC। ये पहला प्रोसेस हुआ, ये दूसरा प्रोसेस हुआ, और ये तीसरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। सिर्फ ब्लू पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको प्रोसेस के नाम अलग से दिख जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने में 3 प्रोसेस हुए। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनना है तो 3 प्रोसेस हुए स्टूडेंट्स। पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, दूसरा प्रोसेस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये 3 प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, ये कॉपी करना है तो स्टूडेंट्स आप कॉपी कर लीजिए, मैं 1 सेकंड रुकता हूं, पॉज करो स्क्रीन और ये कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि ये ग्लाइकोलिसिस हुआ, यहाँ हुआ क्रेब्स रिएक्शन, और यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये जब पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है ना स्टूडेंट्स, तो पायरुविक एसिड बनता है। हमने देखा ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड, तो कितने मॉलिक्यूल्स ये बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स ATP। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर पायरुविक एसिड बनता है तो साथ में हमें ATP मिलता है। कितने ATP मिलते हैं? 2 ATP मिलते हैं, और साथ में मिलता है हमें H2O। कितने? 2 H2O मिलते हैं, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जिसका नाम है Na। ये न्यूक्लियस हटा दे रहा हूं मैं, इसका ये मतलब नहीं है सेल में न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस है अभी हटा रहा हूं, NADH2। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आपको सवाल आता है सर ये NADH2 क्या है? आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है सर? NADH2 क्या है? ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। हमने जैसे 9th में पढ़ा था कि एनर्जी हमको मिलती है ATP के फॉर्म में, तो ऐसा ये NADH2 भी एनर्जी है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ऐसे ही हमको FADH2 भी पढ़ना है। FADH2 क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NADH2 FADH2। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें मिलते हैं 2 पायरुविक एसिड, और इसके बीच में हमें ये भी मिलता है 2 ATP, 2 H2 और 2 NADH2। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। जब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है एसिटिल को, ये पूरा क्या है? ये पूरा है ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो जब ये एसिटिल को पायरुविक एसिड क्या बन रहा है? एसिटिल को एक पायरुविक एसिड एक एसिटिल को बन रहा है। तो 2 पायरुविक एसिड कितने एसिटिल को बनेंगे? ऑब्वियसली 2 एसिटिल को बनेंगे। तो ये जब प्रोसेस हो रही है ना स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड से एसिटिल को बन रहा है ना, तो और चीजें रिलीज होती है। जैसे यहां से यहां गए तो हमने बीच में कुछ चीजें रिलीज हुई, तो पायरुविक एसिड से जब एसिटिल को की तरफ जाते हैं ना तो भी कुछ चीजें रिलीज होती है, वो है NADH2 रिलीज होता है, और साथ में रिलीज होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कितना रिलीज होता? एक पायरुविक एसिड जब एक एसिटिल को बनता है तो 2 रिलीज होते, NADH2 रिलीज होते। तो 2 जब रिलीज होंगे तो कितने होंगे? 4। एक 2 दे रहा तो 2 कितने देगा? 4। एक पायरुविक एसिड जब एक एसिटिल को बनता है तो हमें मिलते हैं 1 कार्बन डाइऑक्साइड।
तो 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटिल बनेंगे तो कितने मिलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दिया। समझ में आया? इस प्रोसेस में ये भी बना, ये भी बना। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये था ग्लाइकोलिसिस। मैं अभी साइड हटूंगा तो आपने कॉपी कर लेना ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक रिवीजन करता हूं फिर कॉपी करना। ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या है, ग्लाइको, ब्रेकिंग ऑफ, ग्लाइको का मीनिंग क्या है, ग्लूकोज, लाइसिस का मीनिंग ब्रेकिंग। तो ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन किया, आप देख सकते हैं ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडाइजेशन करके ब्रेक डाउन किया इतनी सारी चीजों में। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ब्लैक पेन से, कितनी सारी चीजें बनी, देखो ये बना, ये बना, ये बना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बना। इसका फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, पाइरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ तो ये बना, ये बना और ये बना। और ये जो चीज है ये है पूरा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो बना पाइरुविक एसिड। कितने पाइरुविक एसिड बने, 2 बने। कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, पी ए, पा, कितने बने, पा 2, तो पा पा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो पा बना, पाइरुविक एसिड 2 पाइरुविक एसिड बने ना, पा बने। ठीक है, तो पाइरुविक एसिड जब बन रहा था तो उसमें एटीपी रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ, NADH2 रिलीज हुआ, है ना। फिर ये पाइरुविक एसिड का एसिटिल को ए बना, ये ग्लाइकोसिलिसिस के अंदर ही हो रहा है स्टूडेंट्स। जब एसिटिल को ए बना है तो इसके प्रोसेस में भी बीच में कुछ चीजें रिलीज हुई, NADH2 रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ। आपने ये नंबर नहीं भी लिखे ना कितना हुआ तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी बुक में स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पे 2 ईच होता है, समझे। और ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में। और ये एसिटिल को ए जब ग्लाइकोलिसिस हो गया तो ये एसिटिल को ए जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे हो रही है हमारी सेकेंड प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम मैं बताया TAC, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। TAC, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, समझे। फिर क्रेब्स साइकिल में क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो तीसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, उसमें भी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो मैं साइड हटूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये था स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं, एक बात और बता देता हूँ आपको, आपके मन में ख्याल आया होगा सर देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से डायरेक्ट ये सब चीजें मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और एनर्जी मिल रही है, तो ये NADH2 एसिटिल कोए कहाँ है, ये सब इवेंचुअली देखो पायरुविक एसिड जो बना वो तो ब्रेक डाउन होकर एसिटिल कोए बन गया और NADH2 CO2 बन गया। तो ये एसिटिल कोए और NADH2 कहाँ है सर, वो क्यों नहीं दिख रहे रिएक्शन में, वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन होंगे यहाँ पे और इवेंचुअली देंगे आपको ये 3 ही, ATP ही देंगे, CO2 ही देंगे और H2O ही इवेंचुअली वापस हमें बनेगा। मतलब ये NADH2 भी ब्रेक होकर ATP बनेगा, CO2 तो है ही, H2O तो है ही, तो NADH2 और FADH2 आगे फर्दर ब्रेकडाउन होके यहाँ पे थर्ड स्टेप में ब्रेकडाउन होके हमें ATP ही देंगे, तो इवेंचुअली इनका रिएक्शन होके यही मिलेगा। फिर एक और सवाल आता है सर आपने ये लिखा ये बैलेंस तो है नहीं, तो मैंने आपको 9 पे ही बताया था इसको बैलेंस करने का तरीका कि यहाँ देखो 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन और यहाँ पे कितना 6, तो ये हो गया बैलेंस। मैंने 9 पे आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो 6 कार्बन हो गया बैलेंस। और हाइड्रोजन कितने 12, तो यहाँ 6 × 2 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2, तो 2 + 6 8 हो रहे हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है क्या, नहीं यहाँ पे तो ज्यादा हो गए, तो 6 × 2 12 ऑक्सीजन यहीं पे हो गए, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो इसको 6 कर दिया मैंने, कितने हो गए 12 + 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते ऑक्सीजन 18 है क्या, 6 × 2 12 12 + 6 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, सारी चीजें बैलेंस हो गई। सर ये ATP कहाँ से आया, मैंने बताया ना NADH2 FADH2 फर्दर आगे कन्वर्ट होके ATP ही बनेगा, समझे स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आज का बहुत ही छोटा टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। इसके आगे हमें 2 पार्ट और पढ़ना है। ये ग्लाइकोलिसिस तो पहला पार्ट पढ़ाया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ना है हमें और ETC पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। बढ़ते हैं आगे TAC पे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहता है एनर्जी के लिए। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, ये था ग्लाइकोलिसिस। बढ़ते आगे, मैं मिटाता हूं। तो ये है सेल, मैंने बोला एसिटिल को ए कहाँ जा रहा है, एसिटिल को ए यहाँ जब बन गया वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना दे रहा हूँ। अभी थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा बनाया हूँ क्योंकि दिखने में आपको इजी हो। तो यहाँ पे होती है एक साइकिल और यहाँ पे आया एसिटिल
ए बहुत दूर हो गया, एसिटिल को ए। जब एसिटिल को ए इसके अंदर आया, देखो पायरुविक एसिड बना, एसिटिल को ए बना ग्लाइकोलाइसिस में, वो कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया और वहां शुरू हुई क्रेब्स साइकिल, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप आपके बुक में देखोगे TAC ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो 2 लाइन में खत्म कर दिया है। लेकिन ये इतना छोटा है क्या, नहीं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर तो आपको एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, रेस्पिरेशन नाम का। मतलब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो एक बड़ा ह्यूज चैप्टर आएगा, उसमें जहाँ आपको ये TCA पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, वो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 8 से 10 लेक्चर्स लगते हैं। लेकिन आपकी बुक में 2 लाइन में बता दिया है। ऐसा कैसे, क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हो क्या रहा है, ये अगर हम पढ़ाने जाए तो इसमें तो हमको 12th में पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो आपको क्या हो रहा है वो नहीं बताया, रिएक्शन कैसे हो रहा है वो उससे हमको कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। इस प्रोसेस में रिएक्शन कैसे हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन होने के बाद मिल क्या रहा है वो ही 2 लाइन में बताया और हम भी वही पढ़ेंगे। रिएक्शन कैसे हो रहा है इसमें ज़्यादा टेंशन मत लगाओ, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो रिएक्शन होने के बाद एसिटिल कोए का ये रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। एसिटिल को ए जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसका शुरू होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बोलो या TAC बोलो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बात एक ही है। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है वो हमको सीखना नहीं है क्योंकि वो 12th में है। ये रिएक्शन के बाद हमें मिलता क्या है वो देखते हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है, ये एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ देता है हमें वाटर, और उसके साथ साथ हमें देता है NaDH2 और FADH2। समझे स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमें मिली। अब आपको याद होगा तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितने एसिटिल कोए मिले थे, 2। तो ये 2 एसिटिल कोए कितने कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, 2 देंगे। वाटर कितना देंगे, 2 देगा। ये कितना NaDH2 कितना आएंगे, 2 आएंगे। FADH2 कितना आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड प्रोसेस सीख ली, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, रिएक्शन कैसे होता है वो हमें सीखना है कि 10th स्टैंडर्ड में नहीं। लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या मिला, एसिटिल को ए जो हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिला था वो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हुआ क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट किया। क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करने के बाद एसिटिल को ए ब्रेक डाउन हुआ और उसका मिला CO2, H2O, NaDH2 और FADH2। तो देखो CO2 तो हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन में है, H2O तो है। अब क्या बचा, NaDH2 FADH2 का क्या असर, ये हो गया आपका TAC यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके बाद हमें थर्ड स्टेप पे आना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन पे। तो ये तो बन गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। अब इनका प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जो थर्ड प्रोसेस है। ये तो आपके इसमें ये थर्ड प्रोसेस, ये तो सेकंड प्रोसेस थी, ये थर्ड प्रोसेस। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया यानी क्रेब्स साइकिल हो गया। अब आएगा ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। पहला प्रोसेस हमने देख लिया, पहले प्रोसेस में सब देख लिया, एसिटिल कोए मिला, ये एसिटिल कोए सेकंड प्रोसेस में गया और ये सारी चीजें दिया। ये सारी चीजें CO2 H2 तो है ही हमारे पास। अब इन दोनों का क्या, तो ये दोनों जाएंगे थर्ड प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। ये सेकंड प्रोसेस मैंने बताया आपको, सेकंड प्रोसेस में एसिटिल को एक क्रेब्स साइकिल में जाके ये सारी चीजें दिया और ये NaDH2 FADH2 ETC में जाता है, ETC प्रोसेस करता है। उसमें क्या होता है मैं बताऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ, सेकंड मिटा रहा हूँ, थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो अब जो NaDH2 है, जो NaDH2 गया अंदर, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में NaDH2 जो मिला वो थर्ड पार्ट में जा रहा है, थर्ड प्रोसेस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। तो जब NaDH2 और FADH2 ये सब कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। जब ये प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जब प्रोसेस से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन से जब होके जा रहे हैं, इनकी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हो रही है तो ये बन जाते हैं ATP। क्या बनते हैं, ATP। ऐसे कैसे सर, मैं बताता हूँ कैसे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सेल छोटा बनाता हूँ और नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 molecule of NaDH2 gets converted into 3 molecules of ATP। तो ये जब एक NaDH2 आया, हमने देखा 2 NaDH2 थे, यहाँ पे भी 2 FADH2 थे।
एक NADH2 3 ATP देगा जब ETC से गुजरता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होता है, NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाता है और 3 ATP देता है, एक NADH2। और सेकंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव्स यू 2 ATP। तो अब भी हमने ग्लाइकोलिसिस, TAC और ETC तीनों में जो NADH2 FADH2 मिले थे ना हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं ATP में, और हमें इवेंचुअली बेस प्रोडक्ट क्या बचता है, CO2 बचा, H2 बचा, और सारा जो NADH2 FADH2 था वो कन्वर्ट होकर मिल गया हमको ATP में। समझे स्टूडेंट्स, ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एक और बात, जब ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में NADH2 FADH2 ATP में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे साथ में वाटर भी मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बोलो या अलग फॉर्म में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो लिखा ना मैंने, ये 3 स्टेप्स में होता है स्टूडेंट्स। ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल। हम बोलते हैं ना एनर्जी मॉलिक्यूल, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। आपकी बुक में एक और वर्ड दिया है, ATP इज एनर्जी करेंसी। अब देखो मैं आपको है ना याद रखने के लिए बताता हूँ, समझना ATP क्या है, एनर्जी है, करेंसी बोला ना तो हमने समझना ATP क्या है, चिल्लर है, चिल्लर पैसे। और NADH2 FADH2 क्या है, नोट है, हम काउंट करते हैं ना नोट, हाँ पैसे के बारे में तो सबको पता है। तो NADH2 FADH2 नोट है और ATP क्या है, चिल्लर है। हमको चिल्लर चाहिए तो हम क्या करते हैं, नोट को ब्रेक डाउन करके चिल्लर में लाते हैं। तो ETC वही हो, ETC का काम ही वही है, नोट को ब्रेक डाउन करके चिल्लर दे रहा है। ये नोट है, ये चिल्लर है, ये नोट है। देखो नोट भी पैसे है, चिल्लर भी पैसे है, दोनों करेंसी है। इसका ये मतलब ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है। फर्क ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ATP है, वो ब्रेक डाउन करके हमने नॉर्मल ATP मिलाया। समझे? तो ये था आपका पहला पार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स। तो हमने अभी क्या सीखा स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। लाइफ प्रोसेस देखा हमने, सारे वो प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग में होते हैं, जो उसके सर्वाइवल के नेसेसरी है, वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट कॉपी करना, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। रेस्पिरेशन दो लेवल पे होते हैं, बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल मतलब क्या स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सेलुलर लेवल मैंने बताया, सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं हम सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में हमने 2 टाइप देखे, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक के बारे में हमने आज पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, समझे, वही एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा। क्या देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में। हमने कार्बोहाइड्रेट्स का वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, वो ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस। अब मैं प्रोसेस ब्लैक पेंसिल लिख रहा हूँ, ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये पहली प्रोसेस थी। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस हुआ तो हमको मिला पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में ही ये पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बना, एसिटिल को ए बना, एसिटिल को, अच्छे से लिखो स्टूडेंट्स, को ए। और ये एसिटिल को ए का क्या हुआ मैं बता देता हूँ, एसिटिल को ए गया अलग रिएक्शन में, वो क्या था प्रोसेस, TAC, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्रैब साइकिल के बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद हमें मिलता, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और उसके बाद मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और उसके बाद हमें मिली एनर्जी जगह कम पड़ रही है लेकिन समझ लो। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलने को कितना टाइम लगा, पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, ये सब चीजें मिली, इसका बाद एसिटिल को एक TAC हुआ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हुआ, ETC हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हुआ, और उसके बाद हमें मिली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसको अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ, देखो C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स यू, देखो ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडाइजेशन यानी ग्लाइकोलिसिस हुआ, और दिया कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O और ATP, है ना। तो ये हमें यही प्रोसेस को मैंने इस इक्वेशन में लिखा, इस रिएक्शन में लिखा। ये रिएक्शन इतना डायरेक्टली इजी था क्या, नहीं, इतनी सारी प्रोसेस हुई। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिली, ये तो हमने सीख लिया। समझो किसी ने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया, कोई पर्सन या कोई लिविंग बीइंग ने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया, तो क्या वो मर जाएगा, ऐसा है क्या, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाएगा क्या,
ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जब किसी के बॉडी में, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो उसकी बॉडी में रहता है फैट्स। क्या रहता है स्टूडेंट्स? फैट्स, जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स और लिपिड्स। तो उसके बॉडी के अंदर के फैट और लिपिड यूज होना शुरू होंगे। कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो एनर्जी बनेगी क्या स्टूडेंट्स? नहीं बनेगी। तो बॉडी क्या यूज करती है? उनके अंदर के फैट्स, चर्बी बोलते हैं ना, चर्बी यूज करना शुरू कर देंगी। तो वो फैट्स का होगा ब्रेकडाउन, फैट्स का होगा ब्रेकडाउन और वो बनेंगे फैटी एसिड्स। क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स। जैसा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर बना पायरुविक एसिड, फैट का ब्रेकडाउन होकर बना फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होकर डायरेक्टली बनेगा एसिटिल कोए। एसिटिल कोए के बाद वही कहानी, TAC, ETC और मिली एनर्जी। समझे कितना इजी था? इसको अंडरलाइन कर दे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब समझो किसी के बॉडी में, मैं ये रिएक्शन मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ये रिएक्शन मिटा दिया ताकि हमको नीट एंड टाइडी बोर्ड भी दिखे। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं। समझो किसी के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है और फैट्स भी नहीं है, तो क्या अब वो चला जाएगा? क्या अब उसकी बॉडी में एनर्जी जनरेट होना खत्म हो जाएंगी? नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो बॉडी यूज करेंगी फैट्स, फैट्स भी नहीं है तो बॉडी यूज करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स प्रोटीन। क्या स्टार्ट करेंगी? प्रोटीन यूज करना स्टार्ट कर देंगे हमारी बॉडी। जब हमारे बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट्स है ना फैट्स है तो एनर्जी के लिए प्रोटीन यूज करेंगी। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और बनेगा अमाइनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलो अमाइनो एसिड बोलो एक ही बात है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का पायरुविक एसिड बना था, फैट्स का फैटी एसिड बना था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर बनता है अमाइनो एसिड्स। और ये भी अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली बनता है एसिटिल कोए, और एसिटिल कोए के बाद वही पुरानी कहानी TAC, ETC और एनर्जी। कितना सिंपल था। और ये था मेरे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। समझे कितना इजी। अब सवाल कभी कभी कोई स्टूडेंट्स को अजीब से सवाल आते हैं जो मोस्ट वेलकम है, पूछो सवाल। तो सवाल कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर समझो किसी के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, फिर वो फैट्स भी नहीं है और प्रोटीन्स भी नहीं है, तो फिर क्या काम है इस दुनिया में? वो तो रहा ही नहीं, गया। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, फैट्स बोलो, प्रोटीन बोलो, आर वेरी नेसेसरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमने क्या पढ़ा। हमने आज एक चीज पढ़ी। क्या पढ़ा? हमने देखा रेस्पिरेशन के दो टाइप, बॉडी सेलुलर। सेलुलर में हमने देखे दो टाइप, एरोबिक, एनाएरोबिक, और ये हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, TAC पढ़ा, ETC पढ़ा। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। मैं साइड हटूंगा तो ये कॉपी भी कर लेना, आपकी बुक में भी ये टेबल दिया है। मैं साइड हटूंगा, आपने कॉपी करना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।